This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया माशाल्लाह. स्टार्ट होते ही मार्केट ने एकदम से जंप लिया और हाफ डे तक 365 प्लस पे मार्केट पहुंच गई. 39,917 का लेवल. उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई 269 प्लस 39,797 का लेवल. फिर उसने जंप लिया 39,903 के लेवल पे विद इंक्रीज ऑफ 374 और अभी 335 इजाफे के साथ 39,865 वाले पे खड़ी है. अभी भी मौका है कि आप लोग मज़ीद ख़रीदें और मार्केट को और ऊपर ले जाएं. अब ये देखिए कि अजीब बात है कि देखते देखते 40 का लेवल हम देख रहे हैं. हालांकि मेरी जजमेंट ये है कि 39 पे इसको और लिंगर ऑन करना चाहिए था. कुछ दिनों तक ऊपर नीचे होके कॉम्पैक्ट होके आगे निकलता तो ज़्यादा मजबूती से ये मार्केट सॉलिड बेस पे निकलती. लेकिन ये ऑप्टिमिज़म जो है पाकिस्तान में जो है इस वजह से ये मार्केट जो है अभी मज़ीद ऊपर जा रही है. रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं. ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन अच्छी है और लोग ये जो धरने उड़ने की बातें हो रही हैं 6 तारीख को 7 तारीख को उससे बिल्कुल डर नहीं रहे और इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जजमेंट ये है कि आफ्टर द कश्मीर इलेक्शन मोरल ग्राउंड ऑफ इमरान खान हैज़ बिकम वेरी वेरी वीक. अगर किसी मॉडर्न यूके वगैरह में होते तो वो पार्टी की लीडरशिप छोड़ देते बड़ी आसानी से, जैसे यूके के अपोजिशन लीडर ने छोड़ दिया और कैमरॉन ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया और वो पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक ने पसंद नहीं किया तो उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी क्योंकि उनका मोरल ग्राउंड कमज़ोर हो गया था. जो हालात हुए कश्मीर के इलेक्शन में उसके बाद इनके पास मोरल ग्राउंड बहुत कमज़ोर है और ये जो पनामा का जिसको लेके ये उठना चाहते हैं इसकी इनके पास समझ ही नहीं है. कोई इनके पास सीनियर बैंकर नहीं है जो इन घोरक धंधों को समझे जो बैंकर्स चलाते हैं डिपॉजिट हासिल करने के लिए. ये कोई बहुत सीनियर इंटरनेशनल बैंकर इनको बता सकता है इनसाइड स्टोरी और तभी ये समझ सकते हैं कि ये लेयर्स बाय लेयर्स कंपनियां क्यों बनाई जाती हैं ऑफशोर और उसके पीछे डिपॉजिट कैसे छुपाया जाता है. वो कैपेसिटी ना पीपल्स पार्टी में है ना पीटीआई में है, इसलिए इस पर वो खातिर खा कोई काम नहीं कर पाएंगे. इसी जजमेंट के तहत मार्केट ऊपर जा रही है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. सर अस्सलाम जनाब. सर मोहम्मद मुस्तफा साहब बात कर रहा हूँ कराची से. सर बिल्कुल मुस्तफा साहब जी सर ज़रा 2 जजमेंट लेनी है. कुछ शेयर 3 प्लीज़ कंपनियों बताएं, के हैं नाम मेरे बताएं. पास. एक है फार्मास्यूटिकल में है ओसुका पाकिस्तान. ओसुका जी बहुत पुरानी कंपनी. जी सर. एक ये है, एक आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस है आईजीआई लाइफ और एक हाईटेक. जी ये तीनों अच्छी कंपनियां भाई. आपकी जजमेंट अच्छी है और उस्तागा पाकिस्तान बहुत ही पुरानी कंपनी और काफ़ी देखिए अब जो जिस तरह से फार्मेसी के रेट दवाओं के रेट रिलैक्स कर दिए गए. एक मुबशर साहब होते थे इंजीनियर मुबशर भुट्टो के दौर में, उन्होंने एक एक्ट वो क्लॉज 130 लगाया था कि जिसके तहत प्राइस पे कंट्रोल कर लिया गया था. नतीजा ये निकला हुआ कि बहुत सारी यहाँ से इंटरनेशनल कंपनियाँ छोड़ के चली गई क्योंकि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन हो रहा है, कीमतें बदलती रहती हैं लेकिन कीमतों को बदलने नहीं दिया जाता था. लेकिन अब इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है और जो इन्फ्लेशन आया पिछले दफ़ा वो 2.85 था %. उस बेसिस पे उन्होंने 3 लेवल हैं, महंगी दवाई, मीडियम दवाई और सस्ती दवाई, और उसमें सस्ती दवाई के ऊपर उन्होंने 2.85 अलाउ किया, दूसरों पे उससे कम और उस महंगी वालों पर उससे भी कम. तो उससे अब ये हुआ है कि रिलैक्सेशन आई है तो इस तरह की कंपनियों को अच्छा करना चाहिए. आईजीआई इंश्योरेंस कंपनी में के लिहाज से बहुत अच्छा है. अभी इंश्योरेंस की यहाँ पे बड़ी गुंजाइश बाकी है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा. जहाँ तक हाईटेक का ताल्लुक है, हाईटेक एक लुब्रिकेंट कंपनी जिसको आप लोगों ने बहुत हाई प्राइस पे ख़रीद लिया था लेकिन अब वो अपने नॉर्मल प्राइस पे आ गई है और उसका इरादा है कि अगर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी छोड़ के जाती है डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग को, बात हो रही है शायद कैलटेक्स या शेल वगैरह की, तो वो चाहते हैं कि इस ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाएं. तो इस तरह से हाईटेक का फ्यूचर अच्छा है. इंडीड जब वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे
तो उनको मज़ीद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त आपसे वो फिर से वो पैसे मांगेंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल वीकनिंग ऑफ डिमांड है, क्योंकि तेल की कीमत भी कम हो गई और साथ साथ गैस की कीमत भी कम हो रही है। गैस की कीमत में 1.5% की कमी है, 2.83 का लेवल आ गया इसका, और ऑयल जो है 41.22 और एक जगह 41.05 दिखाया जा रहा है। ये दोनों का कम होने का मतलब यही है कि दुनिया में डिमांड जो है कम हो रही है एनर्जी की, विच इज़ अ साइन ऑफ स्लोइंग वर्ल्ड इकानमी। इसका नतीजा है कि डॉ में 24 का लॉस, एसपी में 3.5 का इजाफा हुआ कल, नैस्डैक में 7.15 का इजाफा, नीके जब खुला तो वो उसमें 66 का इजाफा, हैंगसेंग में 237 का इजाफा, शंघाई में 25 का लॉस, सेंसेक्स में 38 का लॉस, सिंगापुर में 23 प्लस। और इस वक्त जो यूरोपियन मार्केट खुली हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा है, फुटसी में 0.91, डेक्स में 47, कैक में 6.85 लेस है, माइनस है, और आईबेक्स में 62 माइनस, स्टॉक में 0.6 माइनस। आइए क्लब कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। तारिक खान साहब, मैं इकबाल अजहर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। इकबाल साहब, वेलकम सर। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र सर, मार्केट माशाल्लाह इतनी अच्छी जा रही है, उससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है? मार्केट तो माशाल्लाह की जा रही है। सर जी, बड़े दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर नहीं मिल रहा था, आज इत्तेफाक से मिल गया है। जी जी। देखो, मेरे पास शेयर पड़े हैं बड़ी देर से, बिजनेस इंडस्ट्रियल, बिजनेस इंडस्ट्रियल के नाम से BICC गालबन या BIC, वो इस्लामाबाद फ्री कंपनी, वो बड़ी देर से डेड पड़े हैं, उनका कोई है सिनेरियो? ये पूरा नाम आप बता नहीं पा रहे हैं जहाँ इंश्योरेंस। हाँ, बिजनेस इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस। सर, ये इस तरह की जो कंपनी होती है, हवाई कंपनी होती है, इनका कोई बेस नहीं होता, कोई इनके पास ज़्यादा ज़मीन पकड़ने वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो हवाई कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं हमेशा से मना करता हूँ। हमेशा ऐसी कंपनी में करें जहाँ पे कुछ छू के देखने की चीज़ हो, जहाँ पे आपके पास एक ज़मीन में नज़र आ रहा हो, कोई सॉलिड एसेट हो। ये हवाई कंपनियाँ होती हैं, इनकी कीमत देखते देखते हज़ारों हो जाती है, फिर ये ज़ीरो हो जाती हैं, इनके पास कुछ भी नहीं हो एसेट होता जिसको आप बेच के कुछ हासिल कर सकें। तो ये आई एम सॉरी, ये कंपनी का नाम तो मैंने इतना सुना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे देखा है कि शुरू में जब 9 में आया था तो इसका नाम आता था, शायद 1-2 रुपये का शेयर था ये। तो अब ये ख़त्म हो गया, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइए क्लाइव का उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, हाजी साहब। क्या हाल है तारिक साहब? क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र साहब। तारिक साहब, मैं एक बैंक का शेयर होल्डर हूँ। जी बताइए नाम। उस बैंक ने आज तक कोई तकरीबन 8 साल से कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है। कौन सा बैंक? कोई बैंक है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा। अच्छा। अब मुझे ये है कि क्या मैं उस बैंक का शेयर होल्डर हूँ, मैं उसको री ऑडिट करा सकता हूँ? मुझे कानूनी इजाजत है? क्योंकि मेरे पास अपने पास घर के अंदर में मेरे 3 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरे, और 3 मेरी बेटियां हैं, वो MBA है। सर, कभी आप इस बैंक में अपना री ऑडिट करा सकता हूँ? क्या मुझे कानूनी इख्तियारात है इसके अंदर में? आप कानूनन नहीं करा सकते, लेकिन आप एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने इतने टैलेंटेड बच्चों के साथ इनके अगली एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जाएं और उनसे सख्त सवालात करें। साथ साथ आप ये डिमांड करें कि मैं पुराना शेयर होल्डर हूँ और मैं इतने क्वालिफाइड मेरे बच्चे हैं, क्यों ना आप ये मैनेजमेंट ऑफ द बैंक हमें दे दें ताकि हम इसको बेहतर तरीके से चलाएं। क्योंकि जिस तरह से आपने चलाया तो कुछ ना कमाया ना हमें दिया। आई एम श्योर इसका शेयर की वैल्यू भी ज़ीरो हो चुकी होगी, 1-2 रुपये की हो चुकी होगी। आप उस मीटिंग में ये दावा करें कि अगर हमें चलाने दिया गया, ईमानदारी से अगर हमने बैंक चलाया, तो हम इस शेयर को डबल ट्रिपल कर देंगे। आपके पास एज ए शेयर होल्डर एक ही रास्ता है कि एनुअल जनरल बॉडी में आप शोर मचाएं जाके, और वहाँ पे जब आपके पीछे और बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं तो ये ऑडिट वगैरह सब की डिमांड आप कर सकते हैं। कि आप कहें कि हमें लगता है कि ऑडिटर भी मिला हुआ है और तुम लोग मैनेजमेंट भी मिले हुए हो और सब मिलकर लूट रहे हो बैंक को, तो आप उसकी पूरी मैनेजमेंट उखाड़ने की कोशिश करें, और कर सकते हैं आप लीगली। आइए क्लाइव कॉल से बात करें।
अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ। तारिक भाई, ख्वाजा क्या साहब, हाल है? तारिक साहब, सर आप बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह इतनी इतनी अच्छी बातें करते हैं। पहले तो मैं सियासत की तो 1 मिनट का तो 1 मिनट मुझे देना, टाइम वाला देना। मैं कहने लगा इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं होगा। 7 तारीख को भी 8 तारीख को सारे फेल हो चुके हुए सारे ही। नवाज शरीफ भी फेल होगा, मगर इन फेलों में से वो अच्छा है सर। इनसे बस ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बाकी आपने ये बात कही है कि शोर मचाना, मैं सुई सौदर्न गैस कंपनी में 2 महीने पीसी होटल में गया था। मैंने इतना बड़ा शोर मचाया, मुझे वहाँ का चेयरमैन कहता है बैठ जाओ। मैंने कहा आप बैठ जाइए, जो आप कराची को सबको लूट गए। सारी मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए थे। सर आपके पास एक शेयर भी हो और आपको इनविटेशन नेचुरली मिल जाती है। एवरी शेयर होल्डर इज इक्वल इन द कंपनी। किसी के पास करोड़ों शेयर हो और आपका एक शेयर हो, अगर आपके पास बोलने की ताकत है आप बोल सकते हैं, आप हिला सकते हैं कंपनी को। मैंने अपने बैंक हांगकांग शंघाई बैंक की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड की है कई, जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर पाउंड के वहाँ पे शेयर होल्डर्स बैठे होते थे, लेकिन ग्रीन पीस वगैरह के लड़के एक एक शेयर ख़रीद के और बैनर्स लेके आ जाते थे। वो इतना शोर मचाते थे कि हमारे बैंक की पॉलिसी बदल जाती थी। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया में हम लोग किसी पेपर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे थे, उन्होंने आके इतना शोर मचाया कि इसकी वजह से जंगल कट रहे हैं कि हमें वो प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। और उसके साथ साथ मैं तो मिडल ईस्ट में था, पेपर प्रोजेक्ट हम कोई नहीं करते थे। हम पे एक क्रेडिट पॉलिसी आई कि नो मोर फाइनेंसिंग ऑफ एनी पेपर कंपनी। तो ये होता है जनाब, एक शेयर का वैल्यू, अगर आपके पास दम है बोलने का, आप बैनर शैनर लेके जाएं और 8-10 आदमी साथ लेके जाएं और शोर मचा दें। बैठने क्यों बैठेंगे हम? हमारा पैसा तुम खा के बैठ गए, बांट लिया आपस में तुम लोगों ने, तनख्वाहों के सूरत में, गाड़ियों की सूरत में और किकबैक्स की सूरत में। ऑडिटर को भी मिला लिया, सबको मिला लिया। हम खामोश क्यों बैठेंगे? ये कंपनी हमारी है, हम बोलेंगे, हम मालिक हैं क्योंकि हमने एक शेयर खरीदा हुआ है। आइक लाइव को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, आलिम बात कर रहा हूँ कराची से। आलिम साहब वेलकम सर। थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था, एबर्ट लेबोरेटरी, ग्लेक्सो स्मिथ और एग्रीटेक ये लेने चाहिए सर? मैं लेना चाह रहा हूँ। एबर्ट और दूसरा ग्लेक्सो स्मिथ, ग्लेक्सो बिल्कुल, और एग्रीटेक। एग्रीटेक सर जो है ये छोटा सा फर्टिलाइज़र कंपनी है, आस्ते आस्ते अभी 10-11 रुपये पे आया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन ये जो पहले 2 कंपनी आप बता रहे हैं, ग्लेक्सो एंड एबर्ट, इंडीड आपको लेना चाहिए और इसको लेके हमेशा के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ी सी कंपनी बन गई है इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में हैं, और अब गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड मान ली है और प्राइजेस जो है अनफ्रीज हो गई हैं, इन्फ्लेशन लिंक्ड हो गई, CPI से लिंकअप है। तो इनकी कंडीशन आस्ते आस्ते बहुत बेहतर होने वाली है, आप इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा। नाज़रीन, आज एक ख़बर पढ़ के मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि मैं इंटरनेट पे लिखता रहता हूँ और ट्विटर पे कि दुनिया भर में दूध की कीमत $6,000 से घट के हो गई $1,500 पर 1000 लीटर। तो उस लिहाज से 15-16 रुपये का दूध हो गया है और यहाँ 80 और 100 का मिल रहा है। मैंने तजवीज़ दी कि और लोगों को नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और लोगों को नहीं चाहिए। जो गरीब तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, 6 करोड़ भूखे हैं, उनको किसी तरह ये सस्ता दूध इंटरनेशनल वाला पहुंचा दो। 20 का बेच दो, 25 का बेच दो, लेकिन ये बेच दो ताकि वो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। एक इमरजेंसी लगाया जाए न्यूट्रिशन पूरी करने की। तो उसके बजाय ये गवर्नमेंट जो कि अमीरों को रिप्रेजेंट करती है, उसने क्या किया? इसने ये किया कि दूध के इंपोर्ट पे 20% कस्टम ड्यूटी और 25% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, 45% ड्यूटी लगा दी ताकि सस्ता दूध बाहर से ना आए। और ये अपने जो यहाँ के इनके लोग हैं, जो वोटर्स हैं दूध वाले, उनको खुश करने के लिए। और इसके नतीजे में ये हुआ है कि दूध की कीमत धड़ाधड़ ऊपर बढ़ रही है, जबकि पूरे दुनिया में एकदम ही नीचे आ गई है। और नीचे आने की वजह यह है कि यूरोप जैसे मुल्क जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, 1-1 मिलियन यूरो का सब्सिडी दिया जाता है एक गाय पे, और वहाँ जो कि गाय को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए वो प्रोड्यूस करती है। इस तरह से वहाँ पे ग्लट हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, कीमतें नीचे आ गई हैं। तो उसको हम पास ऑन करने के बजाय उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एंटी पीपल पॉलिसी। लेकिन मैं नून लीग को कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि नून लीग है ही अमीरों की पार्टी, उसको अमीरों ने वोट दिया
उसको अमीर सपोर्ट करता है, उसने कभी नहीं कहा कि हमें गरीब के लिए हम कुछ करेंगे, तो वो नहीं करती है। अगर गरीब के लिए कुछ करवाना है तो आपको एक ऐसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा जो गरीबों के लिए पॉलिसी लेकर आए, जो आटा 25 रुपये का बेच दे, दूध 20 रुपये का बेच दे, जो चाय की पत्ती सस्ती कर दे, जो चीनी को 72 के बजाय 40 पे बेच दे। ये मुमकिन है, सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलने से ये हो सकता है। वो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, ये कार्टेल्स और ये ओलिगोपोलीज ख़त्म कर दी जाए, तो सीमेंट यहाँ 350 का बड़ी आसानी से मिलेगा। सरिये की कीमत 1/3 हो जाएगी। ये जो मेहरान गाड़ी आप 8 लाख की लेते हैं वो 2.5 लाख की मिल जाएगी बड़ी आसानी से आपको। ये सिर्फ फोकस की बात है, किसको खुश करना है, किसको नवाजना है। वो 4 बड़ी कंपनियों को गाड़ी जो बनाती है उनको नवाजना है या 20 करोड़ आवाम को नवाजना है। इस हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है कि उसको 4 गाड़ी की कंपनियां जो पैसा लूट रही हैं, स्टील की कीमत 1/3 हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यन जो था 76 से घटते घटते 105 का हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कीमत में बढ़ते ही चली गई कीमत। ये गाड़ी जो टोयोटा करोला आप लोग यहाँ 20 लाख में बड़े खुशी खुशी लेते हैं लाइन लगा के, उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 10 लाख है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, सैंडी बात कर रहा हूँ। वेलकम टू शो सर। मथेलो से सर, वेलकम टू शो सर। ये सर मार्केट 40,000 तक पहुँच चुकी है, आपका लगता है अभी भी 50,000 या 60,000 तक जा सकती है? और क्यों नहीं जा सकती साहब? डीजी खान कैसे लगता है? डीजी खान बहुत अच्छा है जी, इसको बिल्कुल रोकिएगा। ये इंशाल्लाह इमर्जिंग मार्केट में भी आएगा ये। उसके बाद आप इस पर ज़बरदस्त बाइंग देखेंगे अराउंड मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो अभी से लेके इसको बैठ जाएं। सीमेंट कंपनी क्यों ना अच्छा करे, इसकी मैं आपको जो वजह बताता हूँ। सीमेंट की जो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, सीमेंट कुछ नहीं होता, चूना होता है। चूना जो आपको 7-8 रुपये का किलो यहाँ मिलता है, उसको आप 220 डिग्री पे गर्म कर दें तो उसकी शक्ल बन जाती है क्लिंकर की, एक सॉलिड सा वो बन जाता है आटे की तरह। उसको पीस दें और उस पर चाहे तो रंग डाल दें तो वो काला हो जाएगा, नहीं डाले तो सफ़ेद सीमेंट बन जाएगा, वो और कुछ नहीं है। तो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तकरीबन 77% कॉस्ट इज़ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? कोयले से आमतौर से आती है। कोयले की कीमत $320 से घटते घटते हो गई $60। अब आप सोचिए कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना नीचे आ गया। इसी वजह से दुनिया भर में सीमेंट जो है अभी 350 का बिक रहा है, यहाँ 550 का बिक रहा है। अभी गवर्नमेंट ने मज़ीद 12 रुपये का टैक्स बढ़ाया, पहले भी 100 रुपये लेती थी, तो 12 रुपये के बजाय उन्होंने 50 रुपये कीमत बढ़ा दी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आवाम जाए चूल्हे भाड़ में, दे डोंट केयर, क्योंकि ये हुकूमत ही एलीट्स की है, अमीरों की है, सीमेंट कंपनी वाले की है, चीनी वाले की है, गाड़ी वाले की है, आप लोगों की नहीं है। तो आप लोग सफ़र करें इसी तरह। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, लास्ट वीक मंडे को गिरावट थी, उसके बाद से मुसलसल मार्केट बढ़ी और 39,117 से बढ़ते बढ़ते 39,528 पे क्लोज़ हुई। आज जो है मज़ीद 243 का इजाफा हो गया, इस तरह से 39,771 का लेवल। सो वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 40,000। एक 40,000 एक ड्रीम लेवल था वे बैक इन 2009 जब मैं आया था। 5,000 की मार्केट थी। लोग पूछते थे आप बाहर से आए हो, बताओ क्या होगा इस मुल्क का, ये तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ, ये मुल्क के अंदर बहुत दम है, ये बहुत आगे जाएगा, ये फ्यूचर का एशियन टाइगर है। आप लोग अभी जो सस्ते शेयर ख़रीद लें, जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, ख़रीदी, आज उनका 1 लाख जो है 8 लाख माशाल्लाह होने वाला है और ये मज़ीद ऊपर जाएगा मेरी प्रोजेक्शन के मुताबिक। 2012 में मैंने AKD के जनरल मैनेजर के सामने ये बात कही कि इस मार्केट की सही पोटेंशियल 50,000 है, न कि 10,000, और आज आप देखिए कि 40,000 पे मार्केट आ गई है। 40 पे भी इंशाल्लाह 39 पे जिस तरह से मैं समझता था कि काफ़ी गिराव ऊपर नीचे होगी, लेकिन उतनी नहीं हुई जो हमने पहले लेवल्स पे देखे। 34 पे देखा, 35 पे देखा, उससे ज़्यादा स्मूथली 39 को क्रॉस किया और अब 40 को भी क्रॉस करने वाली है। उसकी वजह है कि ओवरऑल इकॉनमी हमारी बहुत अच्छी कर रही है, बिजनेसेस आर डूइंग वेरी वेल। आवाम की बात अब छोड़ दें, यहाँ पे अवामी हुकूमत नहीं है, आवाम की केयर नहीं करती, लेकिन बिजनेसेस आर बूमिंग
एवरीबडी, चाहे वो सीमेंट बनाए, वो लोहा बेचे, चाहे दूध बेचे, पैसे पीट रहा है। और इसलिए आपके शेयर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो हुआ करे, हु केयर्स, दे डिडंट वोट फॉर ए गवर्नमेंट विच केयर्स फॉर देम। बड़ों लोगों की हुकूमत है, बड़े लोगों को फ़ायदा दे रही है, देती रहेगी। तो ये है जनाब, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स। आप भी उस कैटेगरी में आ गए जो मराहत याफ्ता तबका है। नाज़रीन, आज के शेयर्स में जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो है सुई नॉर्दर्न गैस। 13 मिलियन का काम हुआ। ये आप देखिए कि 44.21 पे आ गया, ये 31 वाला पे था। जब से आप लोगों को कह रहा हूँ ख़रीदो, इसलिए कि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। पाइपलाइन पे काम शुरू होने वाला है। रशिया दे रहा है 85%, हम लोग दे रहे हैं 15%। और ये पाइपलाइन इंशाल्लाह $2 बिलियन प्लस पे बनेगा, जो कि कराची से लाहौर जाएगा। और उसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी नॉर्थ में। तो नॉर्दर्न सुई गैस की कारोबार क्यों ना बढ़े। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ सर, खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र जी। इस लेवल को देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। मैंने बस दुआ है सर। लालचंद सखर से बोल रहा हूँ सर। लालचंद साहब, वेलकम शो सर। सर, ये मैंने सेबको शेयर लिए थे जी जनवरी में। अच्छा, किसने कहा था आपको लेने के लिए? तो ये आजकल इसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अच्छा जी, ट्रेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी मौजूद है। देखिए, मेरी कंपनी है डेनवर इंटरनेशनल, वो आपको नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि नहीं है कि वो नहीं है। 94 से ये कंपनी चल रही है, एक्सपोर्ट करती थी बिस्किट वगैरह, बबल गम। तो वो अब हम कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। इसके अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको इसका 10 रुपये का शेयर अभी 90 रुपये का है। इसका मतलब नहीं है कि ये कंपनी नहीं है। सेबको अपनी जगह पे है, एक लिस्टेड कंपनी, वो एक पब्लिक कंपनी है और वो शेयर मार्केट में नहीं दिख रहा। इसका मतलब नहीं कि वो ख़त्म हो गई। उसके पास 150 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है, जिसकी एक बहुत अच्छी इकनॉमिक वैल्यू है। बंद इसलिए हो गई कि वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो गया। जो इन्होंने बिजली बेची उससे पैसे वापस नहीं मिले, रिसीवेबल में फंस गया, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। नतीजतन वो कंपनी आस्ते आस्ते पैसे की कमी की वजह से बंद हो गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको रिवाइव करने की प्रपोजल लाई है, इसको भी और जापान पावर को। आपको वेट करना पड़ेगा लाल साहब, यहाँ हर काम में बहुत ताख़ीर होती है। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि कल ही इन दोनों को ऑन कर दिया जाए और 300 मेगावाट बिजली आ जाए सिस्टम में। लेकिन हर चीज़ में यहाँ पर रुकावटें आ जाती हैं। नेपरा कुछ कहता है, दूसरी मिनिस्ट्री कुछ और कहती है। इसी चक्कर में फंसा हुआ है मामला। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, क्या हाल है तारिक साहब, आपके ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ साहब। ये तारिक साहब, जिस तरह बैंक में पैसे जमा करवाए हुए होते हैं और उसका जो प्रॉफिट लेते हैं वो कहते हैं कि भाई ये सूद है जी, और ये प्राइस बॉन्ड जो वो क्या कहते हैं, ये शेयर वगैरह जो है, शेयर बिल्कुल इस्लामी है। क्योंकि आज आप 10 रुपये का शेयर लेंगे, वो 5 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे चक्कर है। आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, कंपनी फ़ायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। कोई गारंटी नहीं है। तारिक खान कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी शेयर के बारे में। आपने अभी देखा फौजी फर्टिलाइज़र्स, फौजी सीमेंट जो 6 रुपये का था, मैंने आप लोगों से कहा ख़रीदो, वो बढ़ते बढ़ते 45 पे गया और एक दिन इत्तेफाक से उसका जो साइलो था 25 टन का, वो गिर गया। कोई इंसान का ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन उनका कारोबार बंद हो गया। तो उसका शेयर घट के हो गया 35 का। कुछ लोगों ने उससे भी नीचे पे बेच दिया उसको। तो कारोबार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो जायज़ है। बैंक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप इस्लामिक माइंड के आदमी हैं तो इंडीड वो सूद जो है हराम है, इसलिए कि आपको गारंटीड इनकम मिलता है। बैंक कुछ भी करे आपको 4%, 5% गारंटीड देता है। जहाँ पे आपकी पेमेंट फ़िक्स हो जाए वो गैर इस्लामी हो जाता है, जहाँ पे फ़िक्स ना हो वो इस्लामी होता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम जनाब जी, मैं नहीं मत कर रहा सांबा से। ये जी हाईटेक का पूछना था कि आप कह रहे हैं कि वो शल या कॉल टैक्स वो ले लेगा,
लेकिन कराची में आपको पता है कि बोर्ड लग गए हैं पार्कों के अपना शेल को उसने ले लिया, कालटेक्स को ले लिया, कालटेक्स को ले लिया है। अच्छा, हाँ, तो फिर ये इनको नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गई बात। मगर अगर इनकी नीयत है और इनको मार्केट में, जैसे हैस्कॉल देखिए 54 पे आया था, हम लोग कह रहे थे इतना महंगा है, मैंने तो हमेशा उसको सपोर्ट किया और आज देखिए वो कहाँ पहुँच गया। और क्योंकि PSO ने आस्ते आस्ते अपना मार्केट शेयर जो है छोड़ा है और ये लोग मार्केट शेयर ले रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ी है, अभी बड़ी गुंजाइश है। क्यों कैलटेक्स आके पेट्रोल बेचे पाकिस्तान में, क्यों शेल बेचे, क्यों ना हाईटेक बेचे, क्यों ना पार्को बेचे। पार्को भी खैर अरब इन्वेस्टमेंट उसमें है, लेकिन फिर भी चलो, या हैस्कॉल बेचे। तो यहाँ पे गुंजाइश है, कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपको तेल एक जगह से उठाना है, एक जगह बेचना है, रिटेल का काम है, होलसेल से ले रिटेल में बेचे। तो हाईटेक अगर चाहेगा तो भले कैलटेक्स ना मिला हो उसको, वो बहुत बड़ी बात थी वैसे 300 पंप को लेना। हो सकता है पार्को भी पूरे को ना ले, तो आप देखेंगे कि कुछ पंप ये हाईटेक ले लेगा शायद, या फिर नए बना लेगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम जनाब। तारिक साहब खैर खैरियत से हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू जी। ये के इलेक्ट्रिक के बारे में ज़रा बताएंगे? के इलेक्ट्रिक, आप कहाँ रहते हैं सर? जी कराची से जी। अच्छा, तो आप कराची में है तो आपको अच्छी, कौन सा इलाका है आपका? गुलशन हदीद का इलाका है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे उनकी इम्प्रूवमेंट भी देखी होगी और इनके काफ़ी पहले से इनकी मैनेजमेंट वगैरह में बेहतरी आई है। अभी रिसेंटली इन्होंने ये किया है कि तमाम कॉपर वायर जो थे वो बेच दिए, बहुत बड़ी रकम मिल गई इससे। फिर वो लोहे के तार कुछ लगाया और जिस पे कोटेड है रबर वगैरह, वो लगाना शुरू किया ताकि कुंडा रुके। और इसमें मुझे कंसर्न ये है कि कॉपर, सबको दुनिया को पता है, बच्चे को पता है कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉस मिनिमम होता है। और ये जो इन्होंने उसको बेच दिया, उससे बहुत बड़ी रकम तो इनको आ गई कॉपर बेच के, लेकिन ये जो दूसरा उन्होंने अब लोहे वाला या जो भी तार लगाया है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो इससे ये हो गया है कि कुंडा तो नहीं होगा, लेकिन ये इनकी ट्रांसमिशन लाइन में ही काफ़ी लॉस हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये कराची के बहुत सारे इलाके अभी भी हैं जहाँ इनका अभी भी कंट्रोल नहीं है। वहाँ कुंडा शुंडा बड़े बड़े पैमाने पे चलता है, बड़े बड़े लाइन से वो कुंडा डालते हैं और नीचे ट्रांसफार्मर लगा के पूरी हज़ारों की बस्तियों को सप्लाई करते हैं। उसको कराची इलेक्ट्रिक को नहीं मिलता। कराची इलेक्ट्रिसिटी इन माय ओपिनियन 2009 से, अगर आप मेरे शोज़ देखें, क्योंकि मैं ये काम करता हुआ आया हूँ 25 साल तक बैंकिंग की, उसमें 50 सैकड़ों मेरे ख्याल में मैंने प्रोजेक्ट अप्रूव किए। हमने कहीं भी नहीं देखा कि किसी कंपनी को 2 करोड़ रुपये आज़ादारी दी गई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख पे दी जाती है। तो शुरू से मैं कहता हूँ कि इसको तोड़ें, आप 10 हिस्से में तोड़ दें, तब जाके कंपनी चलेगी। अदरवाइज़ 2008 में आया था, मैंने 6 लाख शेयर ख़रीद लिए थे इसके, ये सोच के कि इसकी बड़ी गुंजाइश होगी, लेकिन 7 रुपये पे लिया था, मैं ख्याल में 7.5 पे बेचना पड़ा काफ़ी सालों के बाद। तो इसमें मुझे मुश्किल नज़र आती है इसके बढ़ने में। हालांकि काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन फिर भी द कंपनी स्ट्रगलिंग। एक ही सूरत है कि ये टूटे, 10 हिस्से में बटे। कराची इलेक्ट्रिसिटी शुड बिकम ए होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल दीज 10 कंपनीज़। और इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि 10-20% जो है कराची इलेक्ट्रिसिटी का इक्विटी मान लिया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो छोड़ें, बाकी वो आप स्टॉक मार्केट से हमसे पैसा ले लें। तो आप देखेंगे कि हदीद के इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की कीमत 17 रुपये होगी, तो डिफेंस वाली की 20 रुपये होगी, इस तरह से चलेगा और ये एवरेज 30 रुपये पे आ जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से मिसेस मकसूद बात कर रही हूँ। वेलकम शो मैडम। जी शुक्रिया। आपसे ये पूछना है कि मैं कुछ शेयर्स लेना चाहती हूँ, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी के मैं लूँ जो जल्दी वक्त में मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा दे जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? और फिर मुझे जब ज़रूरत पड़े तो फिर वो मैं सेल भी क्या उसी तरह बंदा जल्दी कर सकता है? देखिए, जल्दी के चक्कर में पड़ेंगी तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले ही कमाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले कमाते नहीं हैं।
आमतौर से आप जब मैं पाकिस्तान आया, लोगों ने कहा शेयर मार्केट ख़रीदने के लिए कहा, तो लोगों ने कहा तुम जुए में हमें डाल रहे हो, तो जुए का कारोबार है ये सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी करती है, हम लोग तो नहीं करते, हम तो जुआ खेलने वाले लोग नहीं हैं। तो वो चक्कर यही होता है कि जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंकिंग है कि जी रोज़ लो, रोज़ ख़रीदो, रोज़ बेचो, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और कोई ये नहीं बताता कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है। 50 पैसे के फ़ायदे पे कहेगा बेच दो, और पता चला 30 पैसे तो उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया, 20 पैसे आपको मिले। अगले ट्रांजैक्शन में पता चला 50 पैसे का लॉस हो गया और 30 पैसे का मज़ीद जो है कॉस्ट भी लग गया, तो 80 पैसे का लॉस हो जाता है। तो बस आपको मेरी एडवाइस ये, यू लुक साउंड वेरी यंग पर्सन, कि आप मेरी मशवरे पे अमल करें और लॉन्ग टर्म ख़रीदने की सोचें। रोज़ाना मैं 8-10 शेयर का नाम बताता रहता हूँ जिसको आप लें। मेरे तमाम शोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मेरे 28 का शो देख लें, उसमें मैंने 8-10 शोज़ कंपनीज़ का नाम लिया है। अभी कोशिश करता हूँ कि 2-4 नाम लूँ, उसको आप लोग लेके बैठ जाएं आराम से, अपना जो आप काम करती हैं वो करें, इसको एक साइड में आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे छोड़ दें। और ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो है आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएगा आपको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपसे पूछना है, ईरानी रियाल लिया था जी दिसंबर में। अच्छा, ये बढ़ जाएगा? सर इस चक्कर में ना पड़े, मैंने इस चक्कर में बहुत कमाया भी, बहुत गंवाया भी। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट 77 में मेरा एक आर्टिकल छप गया था बिज़नेस रिकॉर्डर पाकिस्तान में, कराची में, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि डॉलर जो है गिरेगा, बेइंतहा गिरेगा। और ये चीज़ हुई कब जाके 84 में शायद। और मैं उस ज़माने में अबू धाबी कमर्शियल बैंक का वो था डिप्टी मैनेजर इंटरनेशनल डिवीज़न, और अंधों में काना राजा इकोनॉमिस्ट भी कहलाता था। तो वहाँ जब ये गिरने के वक्त आया तो मैंने वहाँ पे एक पेपर लिखा कि जी डॉलर बहुत गिरेगा, आप इसको बेचें और डीएम ख़रीदें, येन ख़रीदें, और मुझे पावर दें कि मैं भी 10 अपनी सैलरी के पैसे से ये काम करूं टू प्रूव माय पॉइंट। अब बैंक ने मुझे इजाज़त दी, मैंने 10 गुना अपनी सैलरी से ज़्यादा का पोजीशन लिया, और जनाब डॉलर जो था 244 येन था, घटते घटते 135 पे हुआ। मैंने पैसा पीट लिया, लेकिन आगे चल के जाके फिर पोजीशन ली, बहरीन पहुंच के बहुत बड़ी पोजीशन ले ली, जो कमाया था उससे भी ज़्यादा की, और वो मेरा पूरा का पूरा डूब गया, क्योंकि मज़ीद नहीं गिरा 135 के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो सर ये करेंसी वाला के स्पेकुलेशन में, गोल्ड सिल्वर के स्पेकुलेशन में आप लोग बिल्कुल नहीं पड़े। ये आम आदमी के लेवल का काम नहीं है, तबाह हो जाएंगे आप, इन चक्करों में पड़ेंगे। ये जुआ है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। ईरान बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से गिर रहा था, अब इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। ये आम लोगों का काम नहीं है। आप नॉर्मल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके बैठें, जो भी छोटा मोटा डिविडेंड आता है उस पर कनात करें, वो आपके लिए बेहतर है। नाज़रीन, यही प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।